Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing excellent job. तो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम एंड यूजर्स के बेसिस में गुड्स को क्लासिफाई करते हैं तो इट्स डिवाइडेड इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम फाइनल गुड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इट्स डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को। हम इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इसको बहुत थॉरली और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं ये नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी कंसंट्रेट करके फोकस करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझोगे। तो बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी बन के तैयार नहीं हुए हैं, वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, वो गुड्स अभी हम रीसेल करेंगे। इट मींस अभी वो गुड्स जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज करने लायक नहीं है, तो उन सभी गुड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे those goods have yet not crossed the boundary line, वो सारे गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं निकले हैं, वो गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। देखो, हम एग्जांपल को समझने से पहले थोड़ा की पॉइंट समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि वो सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर नहीं गए हैं। दूसरा, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे जिन गुड्स में अभी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे जिन गुड्स के अंदर अभी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। Those goods which is purchased by one firm from other firm as a raw material or for resale, वो सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं जो मी एज अ प्रोड्यूसर मैंने किसी दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदा था और अब वो मेरे लिए एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगी, या फिर वो गुड्स मैंने कहीं से खरीदा था, किसी फैक्ट्री से खरीदा है और मैं उस गुड्स को आगे रिटेलर को बेचने वाली हूं। इट मींस रिसेल करने वाली हूं। तो वो गुड्स भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगे। तो एक बार हम इसे कंक्लूड कर देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, जिन गुड्स में अभी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है, या वो गुड्स जो मैंने किसी दूसरे प्रोड्यूसर से परचेज किया था फॉर रिसेल करने के लिए, या फिर मैंने उसे परचेज किया था एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सारे गुड्स आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगी। फॉर एग्जांपल, मी एज अ प्रोड्यूसर मैं इडली प्रोड्यूस करती हूँ, जो खाने वाला इडली होता है उसको प्रोड्यूस करती हूँ। फॉर बेकिंग द इडली मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल, कुछ मुझे बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रवा, राइस, कर्ड, जो भी इडली को बनाने के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो रॉ मटेरियल की हेल्प से मैं क्या करती हूँ? इडली तैयार करती हूँ और उसे मैं किसी बर्तन में रखती हूँ और उसको बेक करती हूँ। तो मेरे लिए वो सारे रॉ मटेरियल्स जिसकी हेल्प से मैंने इडली तैयार किया, फिनिश प्रोडक्ट्स कन्वर्ट किया, और वो इनपुट जिसमें रखकर मैंने इडली को बेक किया, जो मेरे लिए बर्तन होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मी एज अ प्रोड्यूसर मैंने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, मैंने इडली बनाने के लिए बर्तन का इस्तेमाल किया। तो दोनों गुड्स मेरे लिए क्या है? इनपुट्स हैं, और आउटपुट क्या है? इडली है। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने रॉ मटेरियल एंड इडली बर्तन का इस्तेमाल किया। अब मुझे यहाँ पे आप बताइए कि मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से मैंने इडली तैयार किया। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपने बर्तन भी तो यूज किया इडली बनाने के लिए। अब बर्तन मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएगा। जो बर्तन है इडली बनाने का वो मेरे लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा मी एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि उसकी हेल्प से मैंने इडली बनाया है और इडली को मैं क्या कर रही हूं? आगे बेचूंगी एज अ फाइनल गुड्स। तो रॉ मटेरियल मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, जो इडली का बर्तन है वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, मी एज अ प्रोड्यूसर। फिक्स्ड कैपिटल है वो मेरे लिए, और जो इडली बनके तैयार हुआ है मैं उसे अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती हूँ, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करती हूँ,
तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा और कंज्यूमर के लिए भी फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। यहां मैंने चीज लिखी है, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स आर इनपुट्स। बिल्कुल सही बात है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक प्रोड्यूसर के लिए इनपुट्स का काम करते हैं। जैसे हमने बोला रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, तो ऑन द साइमल्टेनियसली इट इज व्हाट, इट इज इनपुट फॉर द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है, इनपुट है। लेकिन इट डज नॉट नेसेसरली दैट ऑल इंटरमीडिएट गुड्स आर इनपुट। मैंने बोला कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स है वो मेरे लिए इनपुट्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जितने मेरे पास इनपुट्स हैं वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट इनपुट, तो इनपुट, मैं अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करती हूं, मैंने कॉटन शर्ट प्रोड्यूस किया है, अगर मैंने कॉटन शर्ट प्रोड्यूस किया है तो कॉटन शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रॉ कॉटन की जरूरत पड़ी, मुझे लेबर्स की जरूरत पड़ी, मुझे स्विंग मशीन की जरूरत पड़ी। तो यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रॉ मटेरियल ही कहलाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर कॉटन शर्ट प्रोड्यूस करती हूं तो मुझे इनपुट्स की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए, तो मेरे लिए इनपुट्स क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड स्विंग मशीन। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कैटेगराइज करूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताओ कि इन गुड्स में से इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, तो आंसर शुड बी ओनली एंड ओनली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। आप लेबर को इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखोगे। स्विंग मशीन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, क्योंकि स्विंग मशीन प्रोड्यूसर के लिए क्या है, एक फाइनल गुड है। लेबर एक अलग ही कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के अंदर आता है, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम चॉक एंड बोर्ड या चॉक एंड डस्टर, इसे कैसे हम ट्रीट करेंगे, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है? देखो, एक टीचर चॉक और डस्टर का यूज किस लिए कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो चॉक और डस्टर, एज अ टीचर चॉक और डस्टर का या फिर मार्कर का मैं फाइनल गुड्स की तरह इस्तेमाल कर रही हूं, कैपिटल गुड्स की तरह इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि मैं इसकी मदद से आपको एजुकेशन दे रही हूं। मैं डस्टर और मार्कर नहीं सेल कर रही हूं, बल्कि मैं क्या सेल कर रही हूं, मैं एजुकेशन सर्विसेज आपको सेल कर रही हूं। तो इसीलिए चॉक, डस्टर, ये भी आपका कभी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। जैसे अब यहां पे हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक सेम गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स भी हो सकता है। डिस्टिंक्शन कैसे करके होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर। मैंने आपको बोला कि जो कॉटन शर्ट है, अगर मैं एज अ होलसेलर कॉटन शर्ट को खरीदती हूं आगे फर्दर रिटेलर को बेचने के लिए, तो वो कॉटन शर्ट एज अ होलसेलर मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसमें मैं कुछ वैल्यू और ऐड करने वाली हूं। मैं डायरेक्टली उसे कंज्यूमर को नहीं सेल करूंगी, मैं उसे रिटेलर को सेल कर रही हूं। लेकिन अगर वही कॉटन शर्ट एक कंज्यूमर परचेज करता है तो उसके लिए वो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो यहां हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। सो सेम गुड्स कैन बी आइडेंटिफाई एज अ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। डिस्टिंक्शन किसके बेसिस पे होगा, एंड यूजर के बेसिस पे। इफ यूज बाय प्रोड्यूसर, अगर वो गुड प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अगर वही गुड्स मैंने परचेज किया किसी दूसरे प्रोड्यूसर से और मैं उसे आगे रिटेलर को बेच रही हूं, रिसेल करूंगी, तो वो भी मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन अगर वही गुड्स कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स होगा। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर। हम किसी गुड, अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस को हम सप्लाई चेन के बेसिस से भी समझते हैं। मान लीजिए मैं एक रिटेलर शॉपकीपर हूं, मैं एक रिटेलर हूं या एक शॉपकीपर हूं। मैंने कहीं से कॉटन शर्ट
परचेज किया। अब मैंने शर्ट क्यों खरीदी है? ताकि मैं कंज्यूमर को सेल करूं। तो डायरेक्टली मी एज अ रिटेलर मैंने क्या किया, वो कॉटन शर्ट किसको डायरेक्टली सेल किया है? वो कॉटन शर्ट मैंने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया है। तो वो कॉटन शर्ट मेरे लिए फाइनल गुड होगा, क्योंकि मैं ये गुड अब डायरेक्टली किसको सेल कर रही हूं? कंज्यूमर को, जो कि फाइनल कंजम्पशन या कि फाइनल यूजर है इस गुड्स का। अगर सप्लाई चेन में डायरेक्टली एक रिटेलर कंज्यूमर को कोई गुड्स बेच रहा है तो वो गुड्स उसके लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को कोई गुड्स बेचता है तो प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। एक होलसेलर डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो अगर सप्लाई चेन में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्टली एक होलसेलर कंज्यूमर को सेल करता है तो फाइनल गुड्स है, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो फाइनल गुड्स है, रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर सप्लाई चेन बहुत लंबी है, सप्लाई चेन में प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो वही कॉटन शर्ट प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, क्योंकि ये इसे रिसेल कर रहा है होलसेलर को, फाइनल यूजर को नहीं रिसेल कर रहा है, होलसेलर को। अब होलसेलर इस कॉटन शर्ट में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, कुछ और वैल्यू ऐड करेगा। मान लीजिए कॉटन शर्ट बनके तैयार हुई थी 700 में, होलसेलर ने इसको 700 में खरीदा प्लस 200 इसने वैल्यू ऐड करी, तो टोटल अब वैल्यू कितनी हो गई है इस गुड्स की? 900। तो यहां पे होलसेलर के लिए ये कॉटन शर्ट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। अब यही कॉटन शर्ट किसके पास जा रहा है? रिटेलर के पास जा रहा है। अब रिटेलर ने इस शर्ट को 900 में परचेज किया प्लस 200 इसमें वैल्यू ऐड करी और वैल्यू कितनी हो गई? 1100। तो अब जो है रिटेलर के लिए ये शर्ट क्या है? फाइनल गुड्स है, क्योंकि अब ये फाइनली किसके पास जा रहा है? कंज्यूमर के पास जाएगा। नाउ नो मोर वैल्यू विल बी एडेड ऑन दिस गुड्स। दैट इज व्हाई अगर सप्लाई चेन में डायरेक्टली प्रोड्यूसर फाइनल कंज्यूमर को, फाइनल यूजर को बेच रहा है, दैट इज फाइनल गुड्स। लेकिन अगर सप्लाई चेन लॉन्ग है और वो अभी तक फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचा, तब तक वो गुड्स क्या कहलाएगा? वो गुड्स ये माना जाएगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, स्टिल द वैल्यू हैव टू एडेड ऑन दैट, इसीलिए वो गुड्स आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा एज अ प्रोड्यूसर। आई होप आप लोगों को डिस्टिंक्शन समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के डिफरेंस में। चलो अब बहुत फटाफट से हम क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। देखो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट इट डज नॉट नेसेसरली दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। मैंने ये बोला कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने जो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे वो कैपिटल गुड्स होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में डिवाइडेड है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, तो एग्जांपल लाइक शर्ट फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए मैंने शर्ट बनाई है, दैट इज इंटरमीडिएट टू मी एज अ प्रोड्यूसर। सारे के सारे रॉ मटेरियल गुड्स आर इंटरमीडिएट टू मी। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर सप्लाई आर used in the production of process, used in the process of production, that is intermediate goods to me. While I talk about capital goods, तो capital goods के अगर हम एग्जांपल देखें तो all machinery, equipments, tools, buildings, जो कि फिजिकल और टेंजेबल होता है, जो कि फिजिकल और टेंजेबल होता है, ये कैपिटल गुड्स कहलाएगा।
कभी भी लेबर आपका कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेबर आपका कैपिटल गुड्स नहीं होता है। लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। लेबर एक ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के अंदर आता है जो अपने स्किल, टाइम इसको सेल करता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट लेबर नॉट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा, जब भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन, आप मेरे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, वो गुड्स आपके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। लेकिन जो लेबर है, लेबर यूज्ड टू होता है। लेबर क्या होगा, लेबर इज यूज्ड टू फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसीलिए लेबर को हम कभी भी इंटरमीडिएट या कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सेम एज इट इज ऑल कैपिटल गुड्स आर यूज्ड टू द प्रोडक्शन, इसीलिए कैपिटल गुड्स भी कभी इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएट समझ आया होगा बिटवीन द प्रोड्यूसर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स को हम डिवाइड करते हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स, सर्विसेज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी वैल्यू हाई होती है, जिसका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है, कम से कम हम उसे 3-4 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल तक हम उस गुड्स का यूज कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, ड्यूरेबल गुड्स, लाइक हाउस, कार। तो ये गुड्स क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। और ये इन गुड्स की जो वैल्यू होती है ये हाई होती है। वहीं अगर हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में। जैसे क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े हैं 3 साल चल सकते हैं, 4 साल चल सकते हैं, किसी के सिर्फ 6 मंथ्स भी चल सकते हैं और 1 ईयर भी चल सकता है, 1 ईयर भी चल सकता है। तो यहां पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल यूज गुड्स की, तो सिंगल यूज गुड्स वो गुड्स होते हैं वंस वी कंज्यूम दैट गुड्स, नाउ वी कांट यूज दैट गुड्स रिपीटेडली। जिन गुड्स को हम बार बार रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू काफी लो होती है, वो गुड्स सिंगल यूज गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स। लाइक ब्रेड, वंस यू कंज्यूम ब्रेड यू कांट रिपीट दिस ब्रेड अगेन। एलपीजी, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ये सारे गुड्स क्या है, सिंगल यूज गुड्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स मतलब ऑल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आपका नॉन मटेरियल गुड्स की कैटेगरी में फॉल होता है। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर गुड्स, ऑल कंज्यूमर गुड्स आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट डिमांड। all consumer goods are treated as direct demand. Now what does it mean? जब हम डायरेक्ट डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई गुड्स को कंज्यूम करना है। अगर हमें ब्रेड कंज्यूम करना है तो हमें, क्योंकि ब्रेड खाना था इसलिए हमने ब्रेड की डिमांड करी। हमें ऑयल एंड पेट्रोलियम की जरूरत है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल एंड पेट्रोलियम, हमें पेट्रोल की जरूरत है अपनी गाड़ी में, अपने व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमने पेट्रोल का डिमांड किया। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स डिराइव्ड डिमांड कहलाता है। कैपिटल गुड्स ट्रीटेड एज डिराइव्ड डिमांड। अब क्या डिफरेंस है? डिराइव्ड डिमांड में डिफरेंस ये है
कि मान लीजिए इकोनॉमी में फर्नीचर की जरूरत है, इकोनॉमी में फर्नीचर की जरूरत है। फर्नीचर को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को लेबर की डिमांड करेगा। प्रोड्यूसर किसकी डिमांड कर रहा है? लेबर की डिमांड कर रहा है। क्यों हो रही है लेबर की डिमांड? प्रोडक्शन पर्पस के लिए, फर्नीचर के प्रोडक्शन करने के लिए। कार की काफी डिमांड आ रही है मार्केट में, तो कार की डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर किसकी डिमांड कर रहा है? लेबर की डिमांड कर रहा है। तो यहां पे लेबर को हम ट्रीट करेंगे डिराइव डिमांड, मतलब एक गुड्स की डिमांड हो रही है, उस गुड्स की डिमांड की वजह से हमें दूसरे गुड्स की डिमांड करनी पड़ रही है, तो दैट इज डिराइव डिमांड। तो जो कैपिटल गुड्स है उसको हम डिराइव डिमांड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल इसीलिए करता है क्योंकि फर्दर जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी डिमांड है, ब्रेड की डिमांड है, कपड़ों की डिमांड है, फर्नीचर की डिमांड है, तो उनका प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स को खरीदा। तो जो फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स को खरीदा गया है प्रोड्यूसर द्वारा, उसकी डिमांड ट्रीटेड एज डिराइव डिमांड। और कंज्यूमर द्वारा डायरेक्टली फर्नीचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्नीचर को परचेज किया जा रहा है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, कंसिडर्ड अंडर द डायरेक्ट डिमांड। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड में। फर्दर कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स मेनली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट्स का काम करते हैं, जिसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी लॉन्ग होता है, और उस गुड्स को हम रिपीटेडली एज अ प्रोड्यूसर उस गुड्स को हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स होता है जिसकी वैल्यू काफी हाई होती है। फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। जो फिक्स्ड एसेट्स होगा प्रोड्यूसर का, जो कैपिटल गुड्स होगा, उसमें हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लाइक रॉ मटेरियल। तो एक ये भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में। यहां पे एक एक्सेप्शन आप देखोगे जब आप एनसीईआरटी बुक्स की बात करोगे, तो एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई लोग स्क्रू, नेल्स, बोल्ट्स जो कि किसी फर्नीचर में उसका इस्तेमाल किया जाता है या किसी आगे फर्दर मशीनरी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, नेल, स्क्रू, इसको कई लोग कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। लोग कहते हैं क्योंकि इसका जो यूज है वो भी रिपीटेडली होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन इसका होता है, लेकिन इनको एक्सेप्शंस रखा गया है क्योंकि जो ये गुड्स हैं इसको हम लोग कभी भी कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स को नहीं मानते हैं। इन गुड्स को हमने एज्यूम किया है एज अ इंटरमीडिएट गुड्स में। तो इसीलिए जो भी आपके नेल्स, स्क्रू, बोल्ट्स हैं, इसको कंसिडर्ड किया गया है एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। इसको इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में रखने का एक रीजन ये भी है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि मैंने फर्नीचर बनाया, मैंने एक चेयर बनाई, वुड की मैंने एक चेयर बनाई, उस चेयर में मैंने कुछ स्क्रू, नेल यूज किए हैं और अब फर्नीचर को मैं बेच रही हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो स्क्रू और जो नेल है मैंने उस फर्नीचर के अंदर इंक्लूड किया है। दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज द इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। और क्योंकि इसकी वैल्यू लो होती है तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसको इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में रखा है, इट्स नॉट ट्रीटेड एज द फाइनल गुड्स। और दूसरा कंडीशन ये भी है क्योंकि जो कैपिटल गुड्स है इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। कैपिटल गुड्स हमेशा कैपिटल स्टॉक को क्रिएट करता है, कैपिटल स्टॉक का फॉर्मेशन करता है कैपिटल गुड्स। दैट इज व्हाई द फिक्स्ड एसेट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस between consumer goods and capital